कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। हम बात करने वाले हैं परीक्षा, परिणाम और तनाव। ये तीनों ही शब्द जो हैं वो बिल्कुल अछूते नहीं है हमारी जिंदगी से। परीक्षा परिणाम आने वाले हैं और तनाव भी वैसे वैसे नजदीक आ रहा है। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये बात रखी जाए तो बच्चों में अभी से तनाव शायद पनपने लग गया होगा ये कि क्या होने वाला है परिणामों में, कैसे हमारे पेपर दिए गए थे, क्योंकि 2 साल जो उनको आदत पड़ गई थी ऑनलाइन एग्जाम की, उसके बाद ऑफलाइन एग्जाम हुए तो कैसी स्थितियां परिस्थितियां बनी। हाल ही में कुछ खबरें हम ऐसी बता रहे थे आपको जिसमें बच्चे इतने नकारात्मक हो गए कि उन्होंने कई गंभीर कदम भी उठा लिए। ऐसी स्थिति से कैसे बचा जाए, माँ बाप यानी अभिभावक कैसे बच्चों की उस मनः स्थिति को समझ सकते हैं, कैसे वो शारीरिक और मानसिक रूप से अपने बच्चे को स्वस्थ बना सकते हैं ताकि वो जिंदगी की हर लड़ाई को, हर परीक्षा में, हर स्तर पर खरे उतरे और सफल हो। चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि परीक्षा परिणाम और तनाव पर, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने विशेष रूप से अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनैना कौर जी को, जो कि शहर की जानी मानी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलिंग कंसल्टेंट हैं। और जिस हिसाब से हम उनसे चर्चा करेंगे, सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद खबर भारत का, जिन्होंने कि ये बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। जैसे कि रिजल्ट आने ही वाले हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस सिर्फ हम अपनी ही बात नहीं कर रहे, हर परिस्थिति में सिर्फ हमें परिणाम से किसी भी तरीके की जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं और सब में कहीं ना कहीं सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेस हम फेस करते हैं। बात वो है कि हम स्ट्रेस को लेते कैसे हैं। अभी अगर हम जब परीक्षा परिणाम की बात कर रहे हैं तो बच्चों में भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। सब लोग ये सोच रहे हैं पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे, कैसे मार्क्स आएंगे। जैसे कि 2 मोड्स की जैसे आपने बात करी, लास्ट 2 इयर्स से बच्चे जो हैं ऑनलाइन मोड पे थे, अब इमीडिएटली उनको ऑफलाइन मोड में आया। लिखने की प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, लर्निंग, मेमोरी, बहुत सारी चीज़ों ने उनको इफेक्ट किया। एंड बहुत सारे लोग इसी चीज़ में कि अब हमारा रिजल्ट क्या होगा, पहले की परफॉर्मेंस अब की परफॉर्मेंस, दे ट्राई टू कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ही तनाव में। तो हम परीक्षा परिणाम पे जाने से पहले हम जस्ट थोड़ा सा हम आपको स्ट्रेस के बारे में भी बताएंगे कि स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस जो है एक फिजिकल एंड इमोशनल टेंशन जो है हमारी बॉडी में वो होती है। किसी भी परिस्थिति में बहुत सारी लाइफ में स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती हैं हमारी, जिनमें कि हम स्ट्रेस फेस करते हैं, और वो स्ट्रेस डिपेंड करता है हमारे रिएक्शंस पे कि हम उस स्ट्रेस में कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे होता है ना, कुछ बच्चों के 50 मार्क्स भी आ जाते हैं आउट ऑफ 100 तो वो खुश हैं, और कुछ बच्चों के 95 भी आ जाएं तो वो खुश नहीं है, वो स्ट्रेस में है कि नहीं हमारे 5 मार्क्स क्यों नहीं आए। तो जब हम बात करते हैं, बहुत सारी कुछ बच्चे फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी बहुत हाई लेवल पे आती है। और स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस भी 2 तरह की होती है, एक तो जिसको हम कहते हैं यू स्ट्रेस और एक कहते हैं डी स्ट्रेस। जो यू स्ट्रेस होती है उसको कहा जाता है कि वो पॉजिटिव स्ट्रेस है, कि हमें किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी तरह का टास्क, चाहे एकेडमिक हो चाहे वर्क प्लेस पे हो, हमें टास्क करने की एक सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है रिक्वायर्ड है, उसके बिना हम परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से। और जो है डी स्ट्रेस है, जब आपकी जो स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई होने लगता है, वो आपकी परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इफेक्ट करने लगती है, तो उसको हम डी स्ट्रेस बोलते हैं। अब हम बात करें अगर बच्चों में जो परीक्षा परिणाम की, अब तो उन्होंने जो एग्जाम्स दे दिए, हो गए एग्जाम्स, नाउ क्वेश्चन कम्स कि अब हमें कैसे डील करना है। अगर सपोज हमारे कम मार्क्स आए तो हमें कैसे डील करना है। अगर हम किसी सब्जेक्ट में मार्क्स हमारे अप टू द मार्क, जितना हमने एक्सपेक्ट किया है या हमारे पेरेंट्स ने एक्सपेक्ट किया, हमारे नहीं आए, तो हमें क्या करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी आप लोगों को, बच्चों के साथ भी शेयर करना चाहूँगी, और पेरेंट्स भी अगर सुन रहे हैं तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं, दौर बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। तो जब भी कभी हम किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, ये बात अपने माइंड में रखिए, ठीक है ये सिचुएशन आई है, हमारे कम मार्क्स आए हैं, असफलता जिसकी अगर हम बात करते हैं, अगर हम असफल होते भी हैं, वो भी डिपेंड करता है कि हमारा मेजर क्या है। हमने एक्सपेक्ट किया है 80 मार्क्स आ रहे हैं, 60 मार्क्स, तो हमें उस सिचुएशन में क्या करना है। तो ये हमेशा चीज़ याद रखनी चाहिए कि असफलता जो है आपके हौसलों को गिराने के लिए नहीं होती है, वो आपके हौसलों को पंख लगाने के लिए होती है। तो जब भी आपके मार्क्स आए, आप ये ना सोचे कि नहीं ये बस, और जब भी आपको कोई निगेटिव थॉट आए आफ्टर योर रिजल्ट्स, आपको लगे कि नहीं मैं अब इसके आगे कुछ नहीं कर सकता, गिव अप टेंडेंसी आए, नेवर गिव अप। और ये सोचिए, कभी भी कोई मन में थॉट आए नेगेटिव, तो हमेशा एक येट, YET होती है, वो बहुत पावरफुल होता है। येट का मतलब होता है फिर भी, कि अगर मैं असफल हो गया हूँ
फिर भी चलो एक बार और ट्राई करता हूँ, क्या बात आगे बढ़ता हूँ, क्यों रुक जाऊँ मैं इस स्टेज पे। और ये एकेडमिक जो है हमारा मेजर नहीं है, हमारी कैपेबिलिटी, हमारे पोटेंशियल को मेजर करने के लिए। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे दे सकती हूँ लोगों के जिन्होंने लाइफ में बहुत फेलियर्स देके पढ़ाई के क्राइटेरिया में भी फिर भी आज वो बहुत सक्सेसफुल हैं। तो सिर्फ एक एकेडमिक में अगर कम ज़्यादा आ रहे हैं तो इट्स नॉट योर क्राइटेरिया टू मेजर योर कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियल। हमेशा ये बात याद रखनी है। बिल्कुल सही कि मतलब अंक तय नहीं करेंगे कि बिल्कुल। हमारी जिंदगी कैसी होगी, हमारा भविष्य कैसा होगा, हम खुद तय करेंगे। क्योंकि आपने बहुत सुंदर कोट अभी बताया हम लोगों को। एक कोट मैंने भी बचपन से सुना हुआ है कि जब हम अपनी मुस्कान के मालिक खुद होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें रुला नहीं सकती। बिल्कुल, इसका मतलब बिल्कुल। है कि हमें ही आत्मसात करना होगा, हमें ही इस बात को गहराई से बैठाना होगा मन में। भले ही उम्र कुछ भी हो, मुझे ऐसा लगता है अब तो बच्चे ज्यादा समझदार हो गए, बिल्कुल, और जब बिल्कुल। समझदार बच्चे इस तरह का कदम उठाते हैं तो ज्यादा तकलीफ होती है। क्या कहेंगी मैम? बिल्कुल। जैसे कि कई केसेस हमारे पास आते हैं जिन बच्चों का एकेडमिक लास्ट 2 इयर्स से जैसे बहुत ही अच्छा रहा है, हाँ। एकदम से राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, तो सपोज कई बार बच्चों के कम मार्क्स आ जाते हैं। ऐसे केसेस हमारे पास आए जिनके बच्चों के मन में ऐसे सुसाइडल थॉट्स आ रहे कि मैम अब हमें नहीं करना, नहीं हाँ, पढ़ना, अब नहीं कर पाएंगे, हमने इतना ट्राई किया था पर नहीं हुआ। वही अगेन जो है उसके लिए आपको सबसे पहले एक बात चीज़ याद रखनी है कि नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन इन दिस वर्ल्ड। और किसी से भी अपने आप को आपको कंपेयर नहीं करना है कि उसके इतने मार्क्स आए, आपको अपने आप से कंपेयर करना है। आपको ये सोचना है क्या मैं अपना इतने मार्क्स से सेटिस्फाइड हूँ, अगर नहीं हूँ चलो कोई बात नहीं, आगे के लिए नेक्स्ट स्टेप के लिए हम तैयार करते हैं। और ऑलवेज गिव रिवॉर्ड टू योरसेल्फ। जितना आपने अचीव किया है, जितने मार्क्स आए हैं उसमें भी जस्ट गिव रिवॉर्ड एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस टू यू कि नहीं कोई बात नहीं, इतने आए ये भी अच्छी बात है, मैंने इतना कर लिया, इतनी मेहनत करी, अब मैं आगे बढ़ के और आगे अच्छे नंबर लाऊंगा। पर मैं कभी ये नेगेटिव थॉट्स नहीं लगाऊंगा। हमेशा अपने हौसलों को बुलंद रखिए। ये आपका एकेडमिक मार्क्स कभी भी आपके लाइफ के गोल्स को नहीं सेट करते हैं। हाँ, एक पार्ट, एक फेज है लाइफ का, बट इट्स नॉट द ऑल थिंक अबाउट कि आप लाइफ में सिर्फ यही सोच के चलें कि अगर कम मार्क्स आ गए तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बहुत ऑप्शन है। मैं ऐसे बहुत से बच्चों को जानती हूँ जिन्होंने 10th में अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, अब वो वोकेशनल कोर्सेज में चले गए एंड दे आर वेरी मच सक्सेसफुल। ऐसा नहीं है कम मार्क्स आ गए तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, बहुत ऑप्शन है। ये मैं एक आप लोगों को और बात बताना चाहूंगी कि जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी आई है अभी नई, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस इसी वजह से डाले गए हैं कि कई बच्चे अगर एकेडमिक में कम ज्यादा आ रहे हैं, उनका वोकेशनल में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस बच्चों के लिए तैयार करके लिखे दिए हैं। 10th के बाद, 12th के बाद अगर आप आगे कहीं और कुछ डिप्लोमा कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज में जाना चाहते हैं तो नेवर एवर लूज योर होप, ऑलवेज बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। यही लाइफ में अगर फंडा लेके चलेंगे, हम मोटो लेके चलेंगे तो जरूर सक्सेस हमारे साथ आएगी। बिल्कुल सही बात है कि सफलता का वाकई कोई पैमाना नहीं है। सफलता कैसे भी मिल सकती है ये आप पे निर्भर करता है, दरअसल आपकी सोच पर निर्भर करता है। अब बच्चे की उस मानसिक स्थिति की मैं बात करना चाहूँगी, सवाल रखना चाहूँगी जहाँ बच्चे अंतर्मुखी बहिर्मुखी, हम बांट देते हैं दो बच्चे को कि अरे ये तो कुछ नहीं बोलता, ये बहुत ही इंट्रोवर्ट है, और बोला जाता है कि ये बच्चा अरे कितना बातूनी है। तो ये कैसे आकलन करें कि जो बच्चा बहुत बोलता है वो अपने मन की बात भी बता रहा होगा, या जो बच्चा बिल्कुल नहीं बोलता है वो शायद इशारों या संकेतों में बच्चे माँ बाप को ये आगाह कर रहा है कि मेरे साथ गड़बड़ चल रही है। हाँ, बच्चों की जो है मनोस्थिति जानने के लिए कई बार पेरेंट्स अनअवेयर होते हैं कि बच्चों के साथ हमें पता ही नहीं चला बच्चे में ऐसे थॉट चल रहे थे। कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि हमें नोट करने चाहिए। भैया बच्चा अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। जो बच्चा पहले बहुत बातें करता था, एकदम से रिजल्ट आने से पहले या कोई ऐसी सिचुएशन आने से पहले वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, इंटरेक्ट लोगों से कम करता है, बात कम करता है, बस येस और नो में जवाब देता है। ये चीज़ें नोटिस करने वाली होती है। जब हमें समझा, बीइंग एज अ मनोवैज्ञानिक, हम ये नोटिस करते हैं बच्चों में चेंजेस क्या है। जब पेरेंट्स आते हैं हमारे पास कि नहीं बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं, तो हम चेंजेस को नोट करते हैं क्यों आए। तो उनको लगता है कि इसको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रही है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, पहले नहीं लेता था। और जैसे कि जैसे जैसे 10th में टीनेजर्स होते हैं और 12th में भी टीनेजर्स, बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस भी बॉडी में रहते हैं, होते हैं, जिनके कारण बच्चों में ये चेंजेस आते हैं। और अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें तो कई बच्चे बहुत टॉकेटिव होते हैं, बहुत हैप्पीली शो करते हैं, पर अंदर से बहुत परेशान रहते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं करते कि हम किस मनोस्थिति में। मैंने ऐसे बहुत
बच्चों को देखा है जो क्लास में बहुत मजाक करते हैं, बहुत हंसी मजाक करेंगे, पर जब हमें मिलेगा हमें पता चलता है कि वो तो बहुत ही कठिन मनो स्थिति से गुजर रहा था और उसने हमें डिस्कस नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा रोल जो है पेरेंट का वहाँ पे बहुत बड़ा आ जाता है कि कितना इंटरेक्शन आपका बच्चों के साथ है, कितना इन्वॉल्वमेंट आपका अपने बच्चों के साथ है, ये बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे उसमें। अब माता पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल रखती हूँ। माता पिता को कई बार, हर माता पिता ये बात कहते होंगे, बीइंग पेरेंट शायद आप भी इस बात को ऑब्जर्व करते होंगे, जब आपके पास लोग आते होंगे तो आपको भी लगता होगा कि हाँ ये बिल्कुल ऐसा होता है, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर माँ को लगता है उसका बच्चा मुझसे ज़्यादा क्लोज है, हर पिता को ये लगता है अरे मेरा बेटा डरता है लेकिन मुझे अपने मन की बात बता देता है। तो ऐसी स्थिति में जब बोलते ना कि हम पूर्व धारणाओं से ग्रस्त हैं, जिसको प्रिजम्पशन बोला जाता है, ऐसी स्थिति से बाहर निकलना एक माता पिता मतलब अभिभावकों का कितना जरूरी है, ये सोच के मेरा बच्चा तो बता देगा, मुझे अपने बच्चे पे पूरा भरोसा है। तो कई बार ये गलतफहमी भारी पड़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है कि कई बार हमें जब हम पेरेंट्स आते हैं तो हम कहते हैं आपका बच्चों के साथ कितना इंटरेक्शन है, कितना जो है आप क्लोज हैं अपने बच्चों से, कितना इंटीमेट है, तो वो बहुत कॉन्फिडेंटली हमें बताते हैं, नहीं वो हमें हर बात बताता है। और जब हम बच्चों से बात करते हैं तो कहते हैं नहीं हम पापा मम्मी को ये बात नहीं बताते, हम तो सिर्फ एकेडमिक की बात बताते हैं कि हमारे नंबर कितने हैं, हमारे कितनी प्रोग्रेस हुई, क्योंकि दे आर मोर कंसर्न अबाउट दैट, बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशंस हमारे लेवल के एकेडमिक लेवल पे और कहीं इमोशनल लेवल पे कितना अटैचमेंट है तो आज के बच्चों में बहुत कम है। दैट्स वाई यू नो बच्चे जो है बाहर ढूंढ रहे हैं कोई मिले हमें सुनने वाला, कोई हमसे बात करने वाला, जैसे हम अपने जो हम बताएं वो हमारी बात को समझें। सबसे बड़ी बात, अगर हम पेरेंट्स से, हमने पूछा कि आप अपने पेरेंट्स से बात क्यों नहीं करते हैं, आप करके तो देखिए, नहीं मैम वो तो फिर वो लेक्चर हो जाता है या हमारे सामने जो है ना डोमिनेटिंग कि नहीं आपको ऐसा नहीं ऐसा ही करना है, वो वाली बात नहीं है। हम क्या करने चाहते हैं कोई भी नहीं जानना चाहता, तो हम किसके पास जाएं, कहाँ बात करें किसी से। तो ये दिक्कत बच्चों में बहुत ज़्यादा आ रही है, इसलिए मैं पेरेंट्स को ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हम कहीं ना कहीं अपनी एक्सपेक्टेशंस, जो डिजायर्स हैं, जो सप्रेस फीलिंग्स हैं, जो हम लाइफ में शायद नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं अपने बच्चों में देखते हैं। वो चीज़ें देखना ठीक है, पर अगर बच्चे का इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है हमें वो भी देखना है। हमें बच्चों के साथ मित्र बन के रहना है, हमें उनके साथ एक पेरेंट, एक स्टेज आती है जब 10th एंड 12th की बात हम करते हैं, तो बच्चों के साथ एक मित्र बन के रहिए कि जब भी उसे कोई प्रॉब्लम हो तो वो घर आना चाहे। आज के बच्चे, मैं आपको बता रही हूँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी से घर नहीं जाना चाहते, कहते हैं मैम घर में जाके तो और स्ट्रेस मिल जाएगी, हमें नहीं बात करनी, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, तरह के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तो इससे बेटर है हम ज्यादा से ज्यादा समय यही बिता लें, हमें अच्छा लगता है, हमें अपने फ्रेंड से, कोई हमें ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि तुम्हें ये करना है वो करना है। तो हमें ये ऐसा माहौल बच्चों को नहीं देना है, हमें बच्चों को माहौल देना है कि बच्चे कहीं बाहर परेशानी महसूस करें तो घर आके फ्रीली हमसे सके कि हमें ऐसा महसूस हो मम्मी अगर हमारे कम मार्क्स आए तो क्या होगा, कैसा रिएक्शन होगा, तो वो हमारा रिएक्शन जो है बच्चों के लिए बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। हमारे लिए अनकंडीशनल लव होना चाहिए बच्चों के लिए, कंडीशन से लव नहीं होना चाहिए कि अगर तुम्हारे इतने मार्क्स आएंगे तभी मैं तुम्हें ये चीज़, तभी तुम मेरे साथ रह सकते हो या मैं तुम्हें प्यार करूंगी या तुम मेरे साथ सो सकते हो। ये कंडीशंस नहीं देनी हमें बच्चों को। क्या ये जो आपने अभी बात कह रही हैं, जो समझा रही है अभिभावकों के नज़रिए से, ये बात 17-18 साल के बच्चे पर लागू होती है? वो बच्चा जो अब बच्चा नहीं बल्कि अब यूथ बनने जा रहा है 18 के बाद, मतलब उस कैटेगरी में आएगा जहां बोलते हैं कि अब तो तुम बहुत समझदार हो गए हो, अब तुम बड़े हो गए हो, अब ये गलतियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। एक समय ऐसा था जब उसे कहा जाता था तुम बच्चे हो, समझ नहीं पाओगे, हम जो बोल रहे हैं वही सही है। दूसरी बात, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें खुद समझना चाहिए। तो इन दोनों सवालों से घिरा हुआ बच्चा इस बात को समझ पाएगा? बिल्कुल समझ पाएगा। हम जैसे अगर हम आप एज की बात कर रहे हैं, यूथ जो है, यंगस्टर्स हैं जो, क्या उनको अनकंडीशनल लव की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। वो यूथ की क्या बात कर रही हैं आप, बड़े हो जाते हैं, जितने भी एडल्टहुड में चले जाएं फिर भी हमें अनकंडीशनल लव की जरूरत है। हमें माँ बाप के प्यार की जरूरत है जिसमें कोई कंडीशंस नहीं लागू होती, हमें अनकंडीशनल लव मिलता है। बड़े, अगर हम वर्किंग पेरेंट्स की बात करें, वो भी अपने मम्मी पापा के पास आते हैं थक के, तो उन्हें लगता है बस हमें एक आशीर्वाद, हाथ मिल जाए मम्मी का, कोई क्वेश्चन कुछ ना हो और बस सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स मिले। और बच्चों में ये चीज़ें, जैसे जो कॉन्फ्लिक्ट्स जिसको कहते हैं, रोल आइडेंटिटी हम जिसको बोलते हैं, कि बच्चों में ये कंफ्यूजन कि हम बड़े कब होंगे। जब हम कोई ऐसी चीज में, मुद्दे में इंटरफेयर करना चाहते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं अभी तुम छोटे हो, और जब हम नहीं करना चाहते कि नहीं अब तुम बड़े हो गए, वो कंट्रोवर्सीज बच्चों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स रहती हैं। इसीलिए हमें रोल आइडेंटिटी बच्चों के क्लियर करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंसी बच्चों में लाएंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने डिसीजन में भी, क्योंकि बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं बच्चों पेरेंट्स की स्टेटमेंट की, अगर हम ये रिजल्ट लेके घर गए तो क्या होगा,
वो चीज़ बच्चों में नहीं होनी चाहिए। वो तभी आएगी जब आप इंडिपेंडेंसी उसमें क्रिएट करेंगे, साथ साथ कॉन्फिडेंस बच्चों में कि कोई बात नहीं बेटा, जितने भी मार्क्स आएंगे हम हंस के है, और कोई बात नहीं, आगे बहुत बड़ी चीज़ें करने के लिए सिर्फ ये रिजल्ट ही कुछ नहीं है हमारे लिए। हाँ, आप अपनी मेहनत करिए, 100% दीजिए, डू योर बेस्ट, दैट्स एनफ फॉर यू। बिल्कुल। अब ऐसा भी अक्सर देखने को मिलता है, जब बच्चा तनाव में चला जाता है तो बेवजह बीमार पड़ने लगता है। बेवजह दैट मीन्स कि उसे कोई ऐसी लॉन्ग टर्म वाली जो बीमारी की हम बात करते हैं कि हाँ ये तो पता है मुझे मौसम बदलेगा और ये बीमार पड़ जाएगा, लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है कि बेवजह अगर बच्चा हफ्ते में 2 बार बीमार पड़ गया, फीवर आ गया या जो भी उसको बीमारी का कोई भी नाम दे सकते हैं, मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी, जो भी नाम दे उसे, तो क्या ये भी एक लक्षण हो सकते हैं बच्चे की मना स्थिति के बिगड़ने के? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकते। लाइक कि अगर हम सारे पैथोलॉजिकल टेस्ट करा रहे हैं और उनमें कुछ नहीं निकल रहा, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल फैक्टर उसमें वर्क कर रहे हैं, जिनको हम साइको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं बच्चों में, जिसमें डिप्रेशन है, स्किन डिसऑर्डर्स है, काफ़ी चीज़ें जिनके कई बार हमें पैथोलॉजिकल जो है रिजल्ट्स में आता है, डॉक्टर बोलेगा अरे इसको तो रिजल्ट्स में बता रहा है कुछ भी नहीं है, पर बच्चा कहता है नहीं मुझे बहुत डाउन फील हो रहा है, वॉमिटिंग सेंसेशन आ रहे हैं। ये साइकोलॉजिकल रीजंस लाइक दैट कि जब हम तनाव में होते हैं तो क्या होता है, हमारे स्ट्रेसर्स जो है, हमारे स्ट्रेस हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, हमारे ग्लैंड सिक्रेट होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और अगर स्ट्रेस हार्मोन की जिसकी मैं बात करना चाह रही हूँ, जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं, वो जो है हमारी बॉडी में रिलीज होता है, और जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स, इंटरनल ऑर्गन्स जो है हमारे वर्क करते हैं और वो डिस्टर्ब, डिसबैलेंस्ड हो जाते हैं। क्यों हम कंफ्यूज होते हैं, फाइट एंड फ्लाइट वाली चीज़ें आती हैं कि हमें इससे लड़ना है कि हमें इसे छोड़ना है, राइट। तो इस वजह से बच्चों में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। इसलिए उस स्थिति में हमें ज़रूर किसी साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी, पेरेंट्स भी सोचते हैं कि क्या ज़रूरत है मनोवैज्ञानिक से कंसल्ट करने की, मेरा मतलब शायद मानसिक रूप से ही इज ओके, तो कोई नीड नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ आज की डेट में बच्चों में फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटल इश्यूज आ रहे हैं। बहुत ही मानसिक स्थितियाँ बच्चों की इतनी डिस्टर्ब हो चुकी हैं, बच्चे रिलेशनशिप को लेके, और अगर मैं बात करूँ इमोशनल इम्बैलेंस है, रेगुलेशन, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मूड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और हमें इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। बच्चों का जो फिजिकल हेल्थ, जो चीज़ नहीं दिख रही, हम कहें उनको फिजिकली तो हम बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें, पर हमें उनसे बात करनी है, और अगर लगे आप बच्चा आपसे फ्री नहीं है तो ज़रूर आप साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। और अगर ज़्यादा डेप्थ में सीवियर प्रॉब्लम बच्चों में होती है, देन साइकोलॉजिस्ट जो है खुद ही रेफर कर देते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट को कि नहीं आपको क्लिनिकल या साइकोपैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, लाइक मेडिकेशन की जरूरत है, तो बिल्कुल साइकोलॉजिस्ट है, थोड़े से टेस्ट करते हैं, वो पता करते हैं कि बच्चा किस लेवल पे जा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, और वो आपकी हेल्प करने के लिए, जैसे कि हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं वैसे ही हम साइकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। परिणाम आते साथ ही ना एक चीज और जरूर देखने को मिलती है, जी, जी। यहाँ वहाँ सारे फोन उस दिन सबको सबकी याद आने लग जाती है। मान लीजिए कि किसी के घर में बेटी का रिजल्ट आ गया है तो सारे रिश्तेदारों के फोन भी उसी दिन आने हैं, पड़ोसी भी उसी दिन पूछ लेगा अरे परिणाम क्या रहा, अरे रिजल्ट में क्या आया, अरे वो तो बहुत मेहनत करती थी, इतना पीछे कैसे रह गई। तो यहाँ पर शायद अभिभावकों को तकलीफ होने लग जाती है। शायद कहीं ना कहीं ऐसे मामले देखे गए हैं कि अभिभावकों के पास जब जवाब नहीं होता तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं बच्चों पर उतरता है, और अगर नहीं उतरता है तो उनका मायूस चेहरा देखकर बच्चे खुद समझ जाते हैं कि शायद वो अनुरूप परिणाम नहीं आ पाया है, इसलिए शायद माता पिता की उम्मीदों पर हम खरे नहीं उतर पाए, इसलिए शायद वो हमसे ठीक से बिहेव नहीं कर रहे। तो यहाँ पर उनको सटीक जवाब देना कितना जरूरी हो जाता है बिना लिहाज किए। बिल्कुल, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। जब इतने सारे कॉल्स आप लोग को आ रहे हैं, बच्चे के ना जो मार्क्स हैं अप टू द मार्क, जितना कि एक्सपेक्ट किया जाता है हमारे बच्चों से कि बिल्कुल हाई अच्छे मार्क्स आने चाहिए जिससे कि आगे आप इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, MBBS, नीट वगैरह में जाएंगे, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को जब इस तरह के कॉल आते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है रिस्पॉन्स देना है कि कोई बात नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमें नहीं रहना इन बातों में बेटा, आप हम खुश हैं, आप खुश हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। पेरेंट्स को बहुत पॉजिटिव होना पड़ेगा इस स्थिति में। और रही बात अगर लोगों को जवाब देने की, तो कहिए हम खुश हैं हमारे बच्चों के मार्क्स से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बच्चा का बहुत अच्छा फ्यूचर है आगे। सिर्फ एक एकेडमिक जो हमारे बच्चे की जो है क्षमताओं का मेजर नहीं कर रहा है, बहुत बच्चा हमारा आगे जाएगा। परीक्षाओं के परिणाम तय थोड़ी करते हैं कि बच्चा कौन सी पारी खेलने वाला है। दरअसल उसके अंदर का जो आत्मविश्वास है, मुझे लगता है आप बेहतर इस बात को जानती होगी क्योंकि आप तो रोजाना ही रूबरू होती हैं ऐसे बच्चों से, ऐसे माता पिता से जो समस्याएं आपके पास लेकर आते हैं।
परिणाम तय करेगा आने वाला ना कि एकेडमिक, जैसा कि आपने ये महत्वपूर्ण बात कही कि शिक्षा के अंक, क्योंकि परीक्षा का मतलब भी है कि पराई इच्छा, तो पराई इच्छा से जो परिणाम आए उसके लिए क्या घबराना। अंत में क्या महत्वपूर्ण मैसेज आप देना चाहेंगी इस पूरे हमारी बातचीत के अंत में? मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप असफल या कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन जो आपने खुद अपने आप से लगाई है, मैं ये नहीं बोल रही कि आपके माता पिता ने आपसे क्या लगाई है या आपके लोगों ने, आपके एनवायरनमेंट ने क्या, आपने अपने आप से उम्मीदें क्या लगाई हैं, और अगर आपको लग रहा है उस कहीं असफल हो रहे हैं, फेल्योर मिल रहा है, तो मैं ये लास्ट में ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि फेल जो सेल्फ बोलता है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, वो लर्निंग है हमारे लिए, पहला स्टेप है लर्निंग के लिए, उसको हम एक्सपीरियंस की तरह लेंगे और हम ये कहेंगे कि नहीं कि जो हमारा रिजल्ट है हमें सब कुछ बताता है, बट हमें एक लर्निंग देता जाता है, जितने मार्क्स कम आए हैं हम आगे और इससे अच्छा करके दिखाएंगे, और नेवर लूज ऑफ, ऑलवेज बी पॉजिटिव। और अगेन मैं यही बोलना चाहूँगी, हौसले बुलंद रखिए, असफलताएं आपको जो है हौसलों को गिराने के लिए नहीं है, वो आपको क्या हौसलों को पंख लगाने के लिए आती है। चलिए, एक खूबसूरत बात, असफलता शब्द आपने जोड़ दिया। पहले तो मैं आपको यही धन्यवाद करना चाहूँगी, हमारे साथ जुड़ी थी डॉक्टर सुनैना कौर जी, जानी मानी मनोवैज्ञानिक है, और इसी के साथ जाने से पहले चूंकि असफलता का जिक्र किया मैम ने, तो एक खूबसूरत हरिवंश राय बच्चन साहब ने लिख दी है वो पंक्तियां जो हम सबको गहरे दिमाग में बिठा देनी है कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, कहाँ क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो सुख चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिलहाल के लिए परीक्षा परिणाम और तनाव इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।